नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा फिर से आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। राजनीति विज्ञान की पुस्तक लेकर के आज जो है हम लोग भाग 4 के अंतर्गत प्रधानमंत्री और अस्थाई कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके पूर्व के जो 3 कक्षाएं कार्यपालिका से संबंधित हुई है उसको आप लोग इससे कोरिलेट करेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको समझने में आसानी होगी। तो आइए चलते हैं, हम लोग आज देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी बिंदु पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग प्रधानमंत्री के संबंध में बात करेंगे और उनके जो है निर्वाचन, उनके वेतन भत्ते, उनके कार्य, उनके अधिकार, उनके कर्तव्य, उनके निर्वाचन आदि की बातें की जाएगी। उसके साथ साथ अस्थाई कार्यपालिका जो होती है, पूर्व में हम लोग जब भाग 1 पढ़े थे उसमें हम लोग जिक्र किए थे कि एक राजनीतिक कार्यपालिका होती है और एक अस्थाई कार्यपालिका होती है। तो उस अस्थाई कार्यपालिका को आज हम लोग पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत यह जानेंगे कि अस्थाई कार्यपालिका जो है वह किस तरह से अपना रोल अदा करती है और किन परिस्थितियों में जो है वास्तविक फील्ड में जो जाकर के कार्य करने का काम जो करती है वह अस्थाई कार्यपालिका ही करती है। तो आज उसको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक तस्वीर जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की लगा करके आपको उनकी चित्र से अवगत कराया जा रहा है। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि इनसे आप लोग सभी लोग वाकिफ़ होंगे, लेकिन इस तस्वीर को लगाने के पीछे जो है कुछ उद्देश्य हैं। वह उद्देश्य आगे की जो स्लाइड्स हैं उसके अंतर्गत वो आपको समझाया जा रहा है। देखिए, जो पूर्व की कक्षा रही है उसमें मैं कुछ शब्दों से आपको परिचित कराते रहा हूं और राष्ट्रपति की जो क्लास हुई थी उसमें मैं आपको बताया था कि एक शब्द को आप पकड़ के चलेंगे और वह शब्द जो था वह निर्वाचित था। ठीक है, वह शब्द जो था वह क्या था? निर्वाचित था, इलेक्टेड था। ठीक है, उसी प्रकार राज्यसभा राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में मैं बताया था कि उस तरह की कोई इसके इलेक्शंस में बाध्यता नहीं होती है। आज मैं आपको जो है 2 नए शब्दों से अवगत कराऊंगा और वह 2 नए शब्द जो है देखिए यहाँ पर लिखा गया है डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव और यहाँ पे डी जूरे एग्जीक्यूटिव। अब ये नई शब्द आपके लिए हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसकी चर्चा करना मैं अनिवार्य समझा। इस कारण से इसको यहाँ पर लेकर के आया हूँ ताकि आपको अगर परीक्षा में यह आ जाए कि डी फैक्टो से किनका बोध होता है तो आप स्पष्ट रूप से समझ पाएँ। तो सबसे पहले मैं यह बता दूं आपको कि यह जो आप शब्द देख रहे हैं डी फैक्टो और डी जूरे एग्जीक्यूटिव, इससे क्या मतलब होता है और यह शब्द जो है वह कहां से आया है। तो ये दोनों शब्द जो है वह इंग्लिश का शब्द नहीं है। पहला मैं आपको क्लैरिफिकेशन कर दूं, यह शब्द जो है वह लैटिन भाषा से आया है और इन दोनों को हम लोग बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, डी जूरे कहने का मतलब क्या होता है? जूरे इन द सेंस आप समझ पा रहे होंगे कि जुरिस्डिक्शंस या लॉ के अनुसार, नियम के अनुसार, संविधान के अनुसार जो चीज़ें होंगी उसको डी जूरे कहेंगे। ठीक है, तो डी जूरे कहने का मतलब जो होता है वह संवैधानिक प्रधान के रूप में डी जूरे एग्जीक्यूटिव से हम लोग यहाँ समझेंगे। और यह तस्वीर लगाने के पीछे उद्देश्य यह है कि जैसे ही डी जूरे एग्जीक्यूटिव की बात अगर सामने आए तो वह यह चित्र जो है, वह तस्वीर जो है आपके मानस पटल पर उभर जाए कि हाँ, डी जूरे कहने का मतलब कौन हो रहे हैं? तो भारत के राष्ट्रपति। यहाँ देखिए, हम लोग जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं संवैधानिक प्रधान होते हैं और संवैधानिक प्रधान होने के साथ ही उनको नाम मात्र की कार्यपालिका से भी हम लोग जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, यह आपके लिए मैं समझता हूं कि अब आप इसको समझ पा रहे होंगे। उसी प्रकार यहाँ देखिए डी फैक्टो है। फैक्टो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि फैक्ट्स है, जो तथ्य है, जो सही है, जो रियल है, जो वास्तविक है। आप समझ पा रहे होंगे, कई चीज़ों से जो है इसको आप कोरिलेट करेंगे तो यह चीज़ें आपको समझ में आने का मतलब क्या होता है कि फैक्ट जो है उसको बदला नहीं जा सकता है और यह सच्चाई होती है। ठीक है, तो डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव अर्थात वास्तविक कार्यपालिका से यहाँ पर बोध होता है।
ठीक है, अब आप इन दोनों शब्दों से परिचित हैं, तो मेरे साथ इसको रिवाइज करिए और बताइए कि डी फैक्टो अगर हम बोलेंगे तो आप किसको चूज करेंगे, राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को, बताइए। तो बताइए। अच्छा ठीक है, हाँ, तो डी फैक्टो कहने का मतलब क्या होगा, हम लोग प्रधानमंत्री से इसको बोध करेंगे। और डी जूरे कहेंगे तो किसको कहेंगे, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, निश्चित रूप से वह राष्ट्रपति होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। यह 1 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं उसमें यह प्रश्न आ सकता है, लिखा रह सकता है कि डी जूरे से किनका बोध होता है, डी फैक्टो से किनका बोध होता है, वहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए रहेंगे जिसमें से यह भी एक जरूर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अस्थायी कार्यपालिका जो होती है वह कौन होती है। देखिए ये तस्वीर जो लगाई गई है यहाँ पे, वह पहली जो कक्षा हुई थी पार्ट 4 अध्याय 4 का कार्यपालिका का जो पार्ट 1 हुआ था उसमें भी यह समझाया गया था। और यहाँ पे एक तस्वीर जो है नीचे लगाई गई है, नव नियुक्त जो है IAS IPS ऑफिसर जो हैं उनको प्रधानमंत्री मोदी जी शुभकामनाएं दे रहे हैं आगामी भविष्य के आने वाले उनके कार्य के लिए। और ये जो कार्यपालिका होती है वह राजनीतिक कार्यपालिका के बच्चों, वह वास्तविक मूर्त रूप पहुंचाने का जो कार्य होता है वह इन्हीं के जिम्मे होता है। क्योंकि यह अगर ठीक से काम नहीं करें तो सारी राजनीतिक फैसले जो होती हैं वह धरी की धरी रह जाती हैं। तो हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें और आती हैं और वह कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, अब चलिए जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम लोग प्रधानमंत्री पढ़ने वाले हैं, वह प्रधानमंत्री की शुरुआत जब अगर होती है तो वह अनुच्छेद 74 से होती है, जो कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी और वह मंत्रिपरिषद जो होगी वह राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा और उस सिफारिश के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करेंगे। और हम लोग यह भी जानते हैं कि यह मंत्रिपरिषद जो होती है वह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो है वह कार्य करता है। प्रधानमंत्री जी होते हैं वह उसके हेड होते हैं। ठीक है, तो जो सिफारिश की जाती है वह सिफारिश प्रधानमंत्री के द्वारा ही जो है राष्ट्रपति तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। और यह सिफारिश का आदान प्रदान जो होता है, आपस में जो राय विचार होता है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में भी, उसको न्यायालय का विषय नहीं बनाया जा सकता है। यह पूर्व की कक्षा में भी आपको पहले से ही बता दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आज इसकी शुरुआत जो है इससे करना अनिवार्य इसलिए था क्योंकि आज हम लोग प्रधानमंत्री को पढ़ रहे हैं और बिना इसकी चर्चा किए हुए प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं उसमें कमी हो जाती। ठीक है, तो यह जान लीजिए कि अनुच्छेद 74 जो है वह एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 75 की बात की गई है। अनुच्छेद 75 क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, शब्द को आप पकड़ के चलिएगा। मैं बार बार कहता हूं कि जो शब्द आपको यहाँ पर लिखा जाता है उसको पकड़ के चलेंगे आप लोग, वही शब्द जो है आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या कहता है अनुच्छेद 75 कि भारत का राष्ट्रपति जो है वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ही करेंगे। ठीक है, यहाँ आपको मैं बता दूं कि कुल मंत्रियों की जो संख्या होती है वह 15% से अधिक नहीं होती है। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में देखने को मिला है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 78 की। देखिए बात यहाँ पर हमने 74 किया, 75 किया और बीच में 76 जो है और 77 जो है नहीं है। 76 जो है महान्यायवादी से संबंधित है और 77 ही कुछ इसी तरह के प्रावधान है जो यहाँ पर उसकी इम्पोर्टेंस नहीं थी यहाँ पर उसको पढ़ाए जाने की। ठीक है, तो बात यहाँ पर अब हम लोग करते हैं 78 की, जो प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात करता है। इसके अंतर्गत क्या होता है बच्चों कि प्रधानमंत्री जो होते हैं, जो मंत्रिपरिषद के निर्णय होते हैं, मंत्रिमंडल के निर्णय होते हैं, उसको राष्ट्रपति तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और जब कभी राष्ट्रपति को किसी सूचना की आवश्यकता होती है तो वह प्रधानमंत्री से मांगते हैं और वह सूचना उन तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार के जो है कार्य किए जाते हैं इसके अंतर्गत। और
अगर राष्ट्रपति को कभी लगे कि किसी विषय पर मंत्रिपरिषद में संसद के पटल पर उसकी चर्चा नहीं हुई है तो वह उस विषय को उससे चर्चा हेतु वह सुरक्षित रख सकते हैं, उसको वहाँ पर रखवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 अनुच्छेदों की बात यहाँ पर की गई, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 78। इन 3 अनुच्छेदों को आप याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री से यह संबंधित है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में। देखिए, मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जहां तक बात है, उस संबंध में संविधान में कोई विशेष प्रक्रिया का जो है वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन हम लोग जब पूर्व की कक्षा पाठ अध्याय 3 को अगर देखें, जो चुनाव और प्रतिनिधित्व के नाम से है और जिसमें हम लोग पढ़े थे कि भारत में 2 प्रकार की चुनाव पद्धतियां हैं। पहला जो हम लोग पढ़े थे वह फर्स्ट पास्ट द पोस्ट था, FPTP था, और दूसरा था PR प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या देखे थे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों का जो है चुनाव होता था। साथ ही और लोकसभा और विधानसभाओं का इलेक्शन जो होता है वह FPTP के आधार पर होता है। ठीक है, तो यहाँ आप सीख लीजिए कि इसकी कोई विशेष प्रक्रिया का वर्णन नहीं है, लेकिन वह इलेक्शंस जो होता है वह FPTP के माध्यम से इनका इलेक्शंस होता है। और एक चीज़ यहाँ पर आप लोग पिछले में स्लाइड में भी मैं बताया था कि अनुच्छेद 75 क्या बोलता है कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक चीज़ और लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है वह किसको अपॉइंट करते हैं प्रधानमंत्री। तो हम लोग यह देखते रहते हैं कि जो है लोकसभा के जो बहुमत दल के नेता होते हैं उसको आमतौर पर राष्ट्रपति ये आमंत्रित करते हैं प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए। ठीक है, लेकिन यह तो सामान्य स्थिति हो गई। मान लेते हैं कि किसी भी दल को कोई प्राप्त बहुमत जो है वह पर्याप्त नहीं है सरकार बनाने के लिए, तो उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति को विवेकाधिकार, स्वविवेक का अधिकार प्राप्त होता है और उस अधिकार के द्वारा राष्ट्रपति यह स्वतंत्र हो जाते हैं कि वह किस दल के, किस पार्टी के सदस्य को बुलाएं। ठीक है, इस प्रकार की स्थिति जब उत्पन्न होती है तब वह राष्ट्रपति जो हैं वह किसी भी दल को अपने विवेक से वह उस तरह का ऑफर दे सकते हैं। और जब वह इस तरह का ऑफर देते हैं और अमुक पार्टी या दल के किसी नेता के द्वारा सरकार बनाई जाती है तो यह अनिवार्य होता है कि अगले 1 माह के अंतर्गत वह अपना बहुमत जो है साबित करे कि हाँ हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जो सीट होती है, जो सदस्यों की संख्या होती है वह हमारे साथ है, तभी उनकी सरकार चलती है, अन्यथा वह सरकार जो है समाप्त हो जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 केस जो है इस स्वविवेक का जो अधिकार है राष्ट्रपति को, 3 बातों का जिक्र किया गया है। पहला तो जो है कि बहुमत नहीं मिले तो, और दूसरी की स्थिति यह हो सकती है कि मान लेते हैं किसी को बहुमत मिले और वह रिफ्यूज कर जाए कि नहीं मैं जो है अपना इस पद पे शपथ नहीं लूँगा, वह दल जो है रिफ्यूज कर जाए सरकार बनाने से, तो उस स्थिति में भी वह जो है स्वविवेक का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। हालांकि इस तरह के केसेस नहीं होती है, लेकिन ऐसा हो सकता है, यह वर्णित है हमारे संविधान में। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि लोग उस पद को पाने के लिए जो है ललायित होते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए हर जोड़ तोड़ की राजनीति करते रहते हैं। तो यह केस अभी तक वर्तमान में हम लोग के समझ यह इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिली है। ठीक है, और एक स्थिति होती है जब कभी आपातकाल की स्थिति होती है तो उस समय भी राष्ट्रपति जो है वह प्रधानमंत्री को जो है हटा करके विघटित लोकसभा विघटित करने के बाद किसी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। ठीक है, यह 3 केसेस आप लोग जो है याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो कुछ उदाहरण हमारे भूतकाल में घटे हैं उसकी चर्चा कर दी गई है। 1979 में पहली बार इस तरह की घटना घटी जब नीलम संजीवा रेड्डी जो है राष्ट्रपति हुआ करते थे, और जब पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1977 में मोरारजी देसाई का, तो उनकी सरकार जब गिर गई
तो 1979 में चरण सिंह को पहली बार इस तरह का मौका दिया गया कि उनको जो है बुलाया गया कि आप सरकार बनाएं। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पर और चीज़ें जो बताई गई है कि प्रधानमंत्री केवल लोकसभा का सदस्य हो, ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है। देखिए आमतौर पर यह हम लोग कहते सुनते हैं कि राष्ट्रपति जो है बहुमत, लोकसभा के बहुमत दल के जो नेता होते हैं उसको आमंत्रित करता है, उसको नियुक्त करता है प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन यह भी हम लोग देखे हैं और सुने हैं, भूत में ऐसी घटना हुई है कि राज्यसभा से भी लोग प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किए हैं। ठीक है, आपके लिए यह प्रश्न है कि वह कौन प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा के सदस्यता से प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, देखिए अब जो है यहाँ पर उनके कार्यकाल की बात की गई है, प्रधानमंत्री कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं। तो मैं फिर एक बार आपको बता दूं कि इस संबंध में कहीं स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है कि उनका कार्यकाल जो है वह 5 साल का होगा या 7 साल का होगा या क्या होगा। लेकिन व्यवहार में हम लोग क्या देखते हैं कि उनका कार्यकाल जो होता है वह 5 साल के लिए होता है। क्यों 5 साल के लिए होता है? क्योंकि लोकसभा जो गठित होती है वह 5 साल के लिए गठित होती है। लेकिन हाँ, उनको पहले भी हटाया जा सकता है। किसी भी स्थिति में उनको अगर जब हटाया जाता है तो उनका टर्म जो है वहीं पर समाप्त हो जाता है, और हटाने की स्थिति जो है वह मैं अभी जिक्र किया था, अविश्वास के जरिए आपातकाल के में ये जो है राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं। और अगर असंतोष, आंतरिक विद्रोह हो जाए, जैसे देखिए अगर बात 1975 की आती है जहाँ पर इमरजेंसी लागू हुआ था, तो इसी आंतरिक विद्रोह के, आंतरिक अशांति के नाम पर जो है आपातकाल लागू किया गया था। और क्या हुआ था उस समय, ये सारी चीज़ें जो है आप लोग उससे अवगत होंगे, आगे भी उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री की योग्यता की बात आती है, तो इसके जैसे हम लोग राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में पढ़े थे, उपराष्ट्रपति की योग्यता के बारे में पढ़े थे कि हाँ, राष्ट्रपति को जो है लोकसभा के लिए निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के केस में था कि राज्यसभा की सदस्यता उसको निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो है प्रधानमंत्री के संबंध में इस तरह की कोई बातें नहीं की गई है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी हाँ, कौन व्यक्ति इस तरह से बन सकता है? अगर वह लोकसभा से कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो हम लोग जानते हैं कि लोकसभा की सदस्यता के लिए कम से कम कितने उम्र की आवश्यकता होती है, तो वह 25 वर्ष है। और राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो है वह मिनिमम जो है न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए, वह 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि इनकी योग्यता जो है कहीं उल्लेख नहीं की गई है। हाँ, जहाँ तक देखिए एक विद्वान जो है यंगर पीट जो है वह लिखते हैं कि प्रधानमंत्री में कौन कौन से गुण होने चाहिए, यह इनका व्यक्तिगत राय हो सकता है, संवैधानिक इस तरह की बात कहीं नहीं की गई है। कि वो लिखते हैं कि प्रथम उनमें जो है वक्तृत्व शक्ति, अर्थात जो है उनको बोलने की शक्ति जो है उनकी जो है इस पर काफ़ी कमांड होना चाहिए। और दूसरा, उसको ज्ञान होना चाहिए। तीसरे, उनमें परिश्रम करने की शक्ति होनी चाहिए। और चौथा जो है वह धैर्य रखने की उनमें शक्ति होनी चाहिए। यह गुण जो है वह एक प्रधानमंत्री के बारे में वह लिखते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे संविधान में इस तरह की चीज़ें नहीं की गई है। लेकिन हाँ, हम लोग क्या देखते हैं कि जो किसी दल के, बहुमत दल के नेता जब लोकसभा में चुने जाते हैं तो उनको राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री पद के लिए बुलाते हैं, उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री के शपथ, वेतन तथा भत्ते की। देखिए यहाँ पर हम आपको अभी बताए भी हैं कि प्रधानमंत्री को जो है कौन नियुक्त करता है, वह राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और उनको पद और गोपनीयता, संविधान, संप्रभुता आदि की रक्षा करने के लिए जो है उनको शपथ कौन दिलाते हैं, तो वह राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं। जहाँ तक बात है उनके पद पे रहने से जो उनको लाभ मिलती है, वह सुविधाएं मिलती है, वह जो भी निर्धारित होता है वह संसद निर्धारित करती है। और अगर संसद निर्धारित नहीं करती है तो अनुसूची 2 जो है हम लोग के संविधान में, उसमें यह वर्णित है कि किसके लिए क्या जो है सुविधाएं, लाभ जो है दी जाएगी, उसके अनुसार उनको वेतन, भत्ते आदि सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कुछ महत्वपूर्ण कोट्स जो है लिखे गए हैं, जो डायरेक्ट आपके परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। यह कोट्स दे दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा कि इसका वर्णन करें, या कोट दे दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी आपको पूछा जा सकता है कि यह कोट्स किसने दिया।
ठीक है। तो यह इम्पोर्टेंस जो उनकी महत्ता के संबंध में कुछ कोट्स दिए गए हैं उसको यहाँ पर शामिल किया गया है। और पहला जो कोट है वह लॉर्ड मार्ले है, वह लिखते हैं कि समान के बीच में प्रथम, जो जितने लोग समान हैं उसमें सबसे पहले जो होंगे वह प्रधानमंत्री होंगे, और कैबिनेट रूपी चाप के मुख्य प्रस्तर, अर्थात जो कैबिनेट है उसका हेड जो होगा वह कौन होगा, वह प्रधानमंत्री होगा। ठीक है। इसी प्रकार हर्बर्ट मैरिसन कहते हैं कि सरकार के मुखिया जो होता है वह कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए लाइन को हूबहू परीक्षा में आ सकता है, या सरकार के मुखिया कह करके किस विद्वान ने प्रधानमंत्री को संबोधित किया है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप इसके भाव को याद रखेंगे कि सरकार के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री को कौन कहते हैं, तो वह मैरिसन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बर्नर हार्टकोट की बात करते हैं। अब हार्टकोट देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो नाम होते हैं उसको नाम आप किसी इस तरह से शब्दों को जोड़ करके आप याद करने का प्रयास करिएगा। जैसे अगर हमें याद करना हो तो हार्टकोट को हम हाई कोर्ट कर दे सकते हैं। हार्टकोट आपको याद रहे ना रहे, हाई कोर्ट आम जीवन में हम लोग देखते हैं तो हाई कोर्ट जो है याद रह जाएगा। और इसको हम कह दें कि तारों के बीच में चंद्रमा, तो हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि प्रधानमंत्री जो है वह क्या है, तारों के बीच में जो है एक चंद्रमा है। तो इसको आप कोरिलेट कर जब करेंगे ना तो यह दिमाग में जो है आपको बना रहेगा और वह काफ़ी लंबे समय तक आप उसको भूल नहीं पाइएगा। हालांकि इनके नाम बिगाड़ने का हमको कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अगर नाम बिगाड़ने के बाद अगर वह चीज़ें आपको समझ में आ जाती है तो कहीं ना कहीं वह पढ़ाई जो है सफल मानी जाती है। ठीक है। मुख्य उद्देश्य होता है कि उसको समझना, उसको याद करना, उसको अपने जीवन में उतारना। ठीक है। तो तारों के बीच में चंद्रमा जो है वह कौन बोलते हैं, वह हाई कोर्ट बोलते हैं। और हाई कोर्ट यह फैसला दिया है, हाई कोर्ट से आप हार्ड कोर्ट याद रखेंगे। ठीक है। उसी प्रकार जेनिंग्स कहते हैं कि वह अर्थात कौन, प्रधानमंत्री सूर्य के समान है। किसके से तुलना किए हैं, प्रधानमंत्री के सूर्य से, और जिसके चारों ओर जो है ग्रह परिभ्रमण जैसे करते हैं, उसी प्रकार प्रधानमंत्री के चारों तरफ जो है लोग चक्कर लगाते रहते हैं, पूरा मंत्रिमंडल जो है घूमते रहती है। ठीक है। एक उदाहरण यहाँ पर लास्की का देखते हैं, और यह उदाहरण जो है उनके और मंत्रिमंडल के संबंध जो हैं उसके बीच में जो है बातें किस तरह की गई है वह यहाँ पर देख लीजिए। वह कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो होता है वह मंत्रिमंडल का जीवन, मंत्रिमंडल के शुरुआत, निर्माण और उसका अंत तीनों जो है वह किस पर निर्भर करता है, प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है। अर्थात मंत्रिमंडल के बीच उसके जीवन और उसके मरण का जो केंद्र बिंदु होता है वह कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और यह बातें कौन बोलते हैं, वह लास्की महोदय बोलते हैं। ठीक है। लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट कोट्स जो लिखा हुआ है वह गिब्स महोदय हैं। वह लिखते हैं कि सरकार जो है देश की प्रमुख होती है। किसी देश की सरकार से जो है वहाँ की स्थिति, वहाँ की जो है विकास, वहाँ की बातें आप जान सकते हैं। तो सरकार देश की प्रमुख होती है और प्रधानमंत्री जो होते हैं वह सरकार के प्रमुख होते हैं। अर्थात आप क्या समझ पा रहे हैं कि सबसे बड़ा जो बॉस हो गया यहाँ पर वह कौन हुआ, वह प्रधानमंत्री हो गया। और इससे मैं अभी आपको क्या बताया था कि किसी भी देश की सरकार से जो है वहाँ की देश की स्थिति का आकलन किया जा सकता है। जैसे अगर आप बात प्रेजेंट की करें तो जो घटनाएं अभी विश्व मानस पटल पे चल रही है, बात अगर अफगानिस्तान की करें तो वहाँ की सरकार की स्थिति देख करके आप देख पा सकते हैं, समझ पा सकते हैं कि किस प्रकार मानव का जो है वहाँ पे क्षति हो रहा है, मानव अधिकारों की क्षति हो रही है, कैसे जो है हमला हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। तो वहाँ की सरकार जो है क्या कर रही है यह आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो किसी भी देश की सरकार जो होती है वहाँ के विकास का एक मानक तय करती है और उसके हेड जो होते हैं वह कहीं ना कहीं उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है। तो यह आप देख पाए कि गिब्स कहते हैं कि सरकार देश के प्रमुख है और प्रधानमंत्री जो है वह सरकार के प्रमुख हैं। यहाँ पर देखिए दो और इम्पॉर्टेंट कोट्स जो लिखा हुआ है जिसको आप हूबहू देखेंगे। जैसे वह लिखते हैं कि वह अर्थात प्रधानमंत्री राज की नौका का कप्तान होता है। ठीक है। इसको आप हूबहू याद रखेंगे। ठीक है। उसी प्रकार रैमजे मेयर कहते हैं राज के जहाज का मल्लाह होता है।
ठीक है, तो अभी यहीं पर हम लोग इस क्लास को रोकते हैं और आगे की कक्षा जो है जस्ट कंटिन्यू थोड़ी देर के बाद की जाएगी। धन्यवाद।